Hello students, so I am here with another concept in our concept of the day series हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आखिरकार होता कहाँ है, कहाँ कहाँ लगता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, कितना ऑपरेट किया जाता है, हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो विद हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? जैसे ही मैंने नाम डिस्क्राइब कर लिया उसमें एक कंपोनेंट फिक्स हो गया, कौन सा? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाएगा ही, वो पार्टिसिपेट करेगा तभी ये इस तरीके की बॉन्डिंग मिलेगी। तो होता क्या है असल में, यहाँ पर एक एटम होता है ए, उससे अटैच्ड होता है मेरा H मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वो इंटरेक्शन शो करने लगता है किससे? बी मॉलिक्यूल से। अब ये ए और बी मॉलिक्यूल आखिरकार है क्या? इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, कंडीशन होती है। जो मेरा ए मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होना चाहिए। और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होनी चाहिए? 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। कौन कौन प्रेजेंट है? फ्लोरीन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन भी होता है, पर कब होगा? जब वो क्या होगा? sp हाइब्रिड होगा, sp हाइब्रिड होगा। और Cl भी हो सकता है, कब? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है बस, वरना नहीं होता कंसीडर। क्लियर हो गया? Cl बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो नहीं दिखाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमारा कौन कौन सा है? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है। बट कार्बन कब होगा? जब वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। जैसे जैसे परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा हो जाती है? 3 से ज्यादा हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, ये तो हो गई ए की बात। अब बी, हमारा H तो डिफाइंड है, अब बी को भी डिफाइन करते हैं। बी भी कैसा होना चाहिए? मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, वो एक स्मॉल साइज एलिमेंट होना चाहिए और तीसरा उसके पास एक लोन पेयर होना ही चाहिए। ऐसी कंडीशन कौन कौन फॉलो करता है हमारे पास? हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लास्ट में क्लोरीन भी करेगा, पर कब? सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ही करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ए पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे हाइड्रोजन अटैच है, वो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शो कर रहा है, किससे? बी से। और इसी इंटरेक्शन को किस नाम से जाना जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब जो ए और एच है वो कौन सी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? वो नॉर्मल अपने कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो चलो डिफाइन कर देते हैं फटाफट से। कैसा बॉन्ड बताया था? ये भी एक वीक बॉन्ड बताया था, बट इसकी एनर्जी ज्यादा थी, किससे? हमारे वेंडरवॉल फोर्स से। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो तो डिफाइन कर देते हैं। इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन covalently bonded hydrogen atom of one molecule and an electronegative element। कौन कौन से हो सकता है वो? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और क्या हो सकता है? हमारा sp कार्बन हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हो गया। क्या क्या हो सकता है मेरे पास? एक एटम ए होगा जो किससे अटैच्ड होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अच्छे से दिखाई दे। एक एटम ए है जो किससे अटैच है? मेरे हाइड्रोजन से अटैच है। वो हाइड्रोजन किसी और एक एलिमेंट एक बी के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जान रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि ये ए और एच का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। लेट से मैंने उसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको मैंने क्या मान लिया? वाई। दूसरे पेन से मान लिया, अच्छे से दिखाई देगा। चलो दूसरे पेन से मान लेते हैं। लेट से मैंने इसको क्या मान लिया? एक्स और इसको क्या मान लिया? वाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब कि मुझे बॉन्ड लेंथ बता दो कि एक्स की ज्यादा होगी या फिर मेरे y की ज्यादा होगी, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? देखो ध्यान रखना, जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी, इंट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल पास पास है। मॉलिक्यूल पास पास, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम। क्लियर हो गई इतनी बात? तो कोवलेंट बॉन्ड की जब हमने इंट्रैक्शन पढ़े तो उसकी एनर्जी कितनी पड़ी थी? अप्रोक्सीमेटली 200 किलो जूल पर मोल पड़ी थी। 200 किलो जूल पर मोल क्या है? बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ऑब्वियसली कम होगी। तो x विल बी शॉर्टर
बॉन्ड लेंथ देन y। अगर अब मैं आपसे बोलूं उल्टा कि बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड बता दो, तो बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड क्या हो जाएगा आपके पास कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो मेरे पास वीक बॉन्ड होगा। क्लियर है, ये डेटा क्लियर है। एक कोवलेंट बॉन्ड है, ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। एक हमारे पास H बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बॉन्ड एनर्जी लिखी भी हुई है, इसकी कितनी है कोवलेंट बॉन्ड की 200, और हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी है 2 to 42 किलो जूल पर। क्लियर हो गया इतनी बात, बहुत ही बढ़िया। अब देखो क्या क्या कंडीशन है हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की। तो सबसे पहली कंडीशन हमको पता चल गई है ऑलरेडी कि ए होना चाहिए, ए कैसा होना चाहिए, उसके साथ एक H लगा होना चाहिए और वो इंटरेक्शन दिखाना चाहिए किसके साथ, बी के साथ। चलो अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने ले लिया किसका, एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसका क्या है ए पार्ट OH कुछ बॉन्ड दिखा रहा है O के साथ, बी OH कुछ बॉन्ड दिखा रहा है N के साथ, C NH कुछ बॉन्ड दिखा रहा है N के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात। D NH कुछ बॉन्ड दिखा रहा है किसके साथ, O के साथ। क्लियर है इतनी बात। तो देखो हो क्या रहा है, HOH हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर है, ये A है मेरा, ये H है मेरा और ये B है। तो H और B के बीच में जो बॉन्ड होता है वही हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो कहाँ है जो 1 2 3 4 ये वाला मेरा हाइड्रोजन। अब देखो कौन सा बॉन्ड अच्छा बनेगा उसी से हमारा डिसाइड हो जाएगा ए कैसा होना चाहिए और बी कैसा होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। चल तो देखते हैं फटाफट से क्या है हमारे पास। अब जो हमारा OH बॉन्ड है ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू N। सबसे पहले ए को कंपेयर करते हैं। तो जितना ज्यादा हमारा बॉन्ड होगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, लेट से O और N इन्हीं दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो जितना अच्छा मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा मेरा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा किस पे, हमारे H एटम पे। जितना ज्यादा अच्छा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और उतना अच्छा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ए का पहला कंडीशन फॉलो हो गया कि ए को हमेशा क्या होना पड़ेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर वाला। तो सी और डी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बढ़ते हैं बी एलिमेंट पे। अब हो क्या रहा है, ऑलरेडी मेरा जितना इलेक्ट्रॉन खींच सकता था ए उसने खींच लिया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव उसने पहले ही क्रिएट कर लिया। अब जो बी आएगा अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आया तो वो एच को क्या करेगा, उसके भी इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचना चाहेगा, उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा पर आएगा कहां से इलेक्ट्रॉन, ये जो H है ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, गरीब हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही हमारा जो H है वो गरीब है, अब वो और इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर सकता। तो अब जब अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया तो वो मेरे मॉलिक्यूल को, वो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। तो B की भी कंडीशन फिक्स हो गई कि B कैसा होना चाहिए, मेरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्लियर हो गया ना। तो इसका मतलब ऊपर वाला अगर B देखें तो कैसे होगा, A और B में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी को क्या होना था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेरा अच्छा बॉन्ड क्या निकल के आया, OHN वाला मेरा बेस्ट बॉन्ड निकल के आया। क्लियर हो गई इतनी बात, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो होगा क्या, मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ निकल के आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, लेकिन इसी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ निकल के आई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई इतनी बहुत। तो ये है मेरा ओवरऑल मेन कंडीशन टू फॉर्म अ गुड हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी की कंडीशन हमने ऑटोमेटिकली आपको पहले ही बता दी। अब देखो होगा क्या, मैंने पहले ही बोला था इसको x नाम देते हैं, इसको y नाम देते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ x हमेशा ज्यादा होगी किससे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ y से। क्या दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ x लेस हो जाए किससे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ y से? नहीं, बिल्कुल ये फैक्टर कभी भी काम नहीं करेगा, ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। तीसरा क्या है मेरे पास कि बॉन्ड एनर्जी x का इक्वल हो जाए किससे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ y से। मतलब कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी मिक्स हो जाए। बिल्कुल होता है, किसके ऊपर होता है, HF2 माइनस के ऊपर होता है। वो क्या लाता है, F माइनस लाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किससे, FH से। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये भी अप्रोक्सीमेटली 200 किलो जूल क्या होता है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 200 किलो जूल पर मोल का ही होता है। तो एक फैक्टर ये वाला हमारा इंट्रोड्यूस हो चुका है किसमें, HF2 माइनस में। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी बात क्लियर है सबको। चल
बहुत ही बढ़िया। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है मेरे पास, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला होता है मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम से ही पता चल रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही हूँ। पहला है मेरे पास होमो इंटरमॉलिक्यूलर, होमो इंटरमॉलिक्यूलर। फिर से नाम से पता चल रहा है इंटरमॉलिक्यूल होगा पर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में होगा। अब हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर, फिर से इंटरमॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा। तो डिफाइन कर देते हैं यहीं के यहीं। होमो कैसे होगा, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड। एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बस सेम की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, डिफरेंट आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तुम आलसी हो तो हम भी थोड़े से आलसी हैं। सेम की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंट कंपाउंड्स। क्लियर है। चल तो समझते हैं थोड़ा थोड़ा क्या होगा मेरे पास। मान लो मेरे पास एक ऑक्सीजन है जो मॉलिक्यूल बना के बैठा है किससे, अपने हाइड्रोजन से। क्लियर है। तो वाटर मॉलिक्यूल है इन शॉर्ट, वो किससे बॉन्ड बना के बैठा होगा, अपने ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। ये भी क्या कर रहा होगा, अपने ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाकर बैठा होगा। फिर से यहाँ पर से भी ये अपने ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाकर बैठा होगा। मतलब कुछ इस तरीके का कंपाउंड प्रेजेंट होगा जो अपने ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना के बैठा है, बॉन्ड बना के बैठा है। सेम बात किस में लागू होगी, HF में, कि H प्रेजेंट होगा, F प्रेजेंट होगा, अपने ही H और F में क्या बना के बैठा होगा, बॉन्ड बना के बैठा होगा। सेम आगे चल के भी अपने ही H और F में बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ होगा। क्लियर है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बहुत ही ज्यादा कि एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो ध्यान से देखें तो पता चल रहा है हमें, बिल्कुल पता चल रहा है ये वाला हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं बॉन्ड बना के बैठा होगा ऑक्सीजन से। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वो कितने बॉन्ड बना के बैठा है, ध्यान से देखो, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा है। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़िया है, ये वाला या फिर ये वाला, तो आप पहले क्या देखोगे, ए एलिमेंट देखोगे। जो भी मेरा हाइड्रोजन अटैच है उसका ए एलिमेंट वो कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो भी मेरा H अटैच है उसका ए एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दूसरा वाला बाद में डिसाइड होगा, पहले पहला वाला ही डिसाइड कर लेते हैं कैसा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेरा H वाला ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा किससे, O वाले से। क्लियर हो गई इतनी बात। HF वाला अच्छा बॉन्ड बनाएगा एज कंपेयर टू। चल बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं हेट्रो की। तो हेट्रो में क्या हो रहा होगा बच्चों, सेम यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मान लो मेरे पास एक अल्कोहल प्रेजेंट है। अल्कोहल किससे बॉन्ड बना रहा होगा, हमारे वाटर मॉलिक्यूल से। ऐसे करते करते पूरी चेन बन रही होगी, अल्कोहल वाटर, अल्कोहल वाटर। क्लियर हो गया। तो एक मॉलिक्यूल ये रहा, उसका दूसरा कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल। एक क्या है मेरे पास, अल्कोहल, और दूसरा क्या है मेरे पास, वाटर। क्लियर हो गई इतनी बात। यहाँ पर क्या था, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड से, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल एक अल्कोहल का, एक हाइड्रोजन का। क्लियर हो गई। क्लियर हो गए। इंट्रा क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में। अब चलो, अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रा के लिए। इंटर पता चल गया क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर नाम से पता चल रहा है विद इन द मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो होगा क्या, कोई मेरे पास कंपाउंड है, उसके पास क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप होगा।
पूरा लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। एफ जी क्या है मेरे पास, कोई भी कंपाउंड है उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। वो फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा। मतलब क्या कंटेन कर रहा होगा, वो बी कंटेन कर रहा होगा। क्लियर है इतनी बात। तो मेरे पास कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बी कंटेन कर रहा होगा। वही कंपाउंड अपनी पास की पोजीशन पे क्या कंटेन कर रहा होगा, मेरा ए और एच वाला एटम। मतलब कोई और ऐसा ग्रुप जिसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और एक हाइड्रोजन एटम उसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोवैलेंटेड बॉन्डेड होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आया। चलो अभी समझ में आ जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन उनकी पोजीशन पे बहुत डिपेंड करता है। तो पोजीशन कैसी होनी चाहिए, उनकी क्लोज होनी चाहिए। बहुत पास होगा तभी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो पाएगी। क्लियर है। चल तो देखते हैं क्या होगा मेरे पास। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक बेंजीन रिंग ही है, उसके पास क्या है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट O प्रेजेंट है। उसी ग्रुप के पास क्या है, एक और दूसरा ग्रुप है, उसी मॉलिक्यूल के पास दूसरा ग्रुप है जो क्या कंटेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसी से अटैच मेरा हाइड्रोजन। मतलब कौन सी कैटेगरी, ए और एच की कैटेगरी। क्लियर हो गया। तो बी मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ए एच मिल गया, बिल्कुल मिल गया। चल तो ये दोनों आपस में क्या शो करने लगेंगे, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगेंगे। इसी मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, किस नाम से जाना जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना। क्लियर है इतनी बात। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इंटर और इंट्रा में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो कौन सी स्ट्रांग होगी, मेरी इंटर वाली मोर स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, मोर एसोसिएशन हो रहा है। दिख रहा है यहाँ पर कितना सारा मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा इंट्रैक्शन, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज, उतना कम हमारी स्टेट, मतलब उतना कम एनर्जी और उतनी कम एनर्जी मतलब मेरी मोर स्टेबिलिटी। तो इंट्रा वाला कम होगा, इंटर वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा एक्सटेंट से होगी एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। इस बात में किसी को डाउट हो क्या रहा है, रीजन क्या है कि मेरे पास जो इंटर वाले हैं वहां पर मोर एसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास आ रहे हैं। लेकिन जो इंट्रा है, सॉरी मुंह से गलती से निकल रहा है, इंट्रा है जो, वहां पर क्या है मेरे पास, लेस एसोसिएशन। क्या है बच्चों, लेस एसोसिएशन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। अब देखो एक न्यू टर्म और आपको यहाँ पर पता चलेगा क्या होता है। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने लगते हैं, तो ये आपको दिख रहा है साफ साफ कैसा स्ट्रक्चर बन गया है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं हम, चिलेशन। तो चिलेशन कुछ भी नहीं है बच्चों, जो हमारी रिंग फॉर्मेशन होती है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, चिलेशन के नाम से। तो एक आपको ऐसा बोल दिया जाएगा, कितने सारे मॉलिक्यूल दे रखे होंगे, उसमें से आपको पूछेगा एक मॉलिक्यूल मुझे बता दो जो चिलेशन फॉर्म करता है। तो चिलेशन फॉर्म करता है, आप क्या ढूंढोगे, आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ढूंढोगे। अगर आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गई तो क्या फॉर्म करेगा, वो चिलेशन फॉर्म करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे ही क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। किस नाम से जाना जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो, पैरा और मेटा बोलना आता है सबको, बिल्कुल बोलना आता है, समझाया था। अगर किसी मॉलिक्यूल पे कुछ भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है या फिर किसी मॉलिक्यूल पे कुछ भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, क्लियर है इतनी बात, किसी मॉलिक्यूल पे कोई सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, उसके पहले पोजीशन पे कुछ लगता है तो कौन से नाम से जाना जाता है, ऑर्थो। दूसरे पोजीशन पे मेटा और तीसरे पोजीशन पे पैरा। फिर से इधर से काउंट होगा, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये क्या है मेरे पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये जो मैं बना रही हूँ दूसरे पेन से बना देते हैं, वो क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना ये क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल एक और बना लेते हैं हम, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। और क्या है मेरे पास, क्लोरल हाइड्रेट। ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे। देखो दिखाई दे रहा है अब आपको, Cl से भी क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। नाम लिख देते हैं फटाफट से, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल खत्म ही नहीं होंगे करने बैठ गए तो। कुछ एग्जाम्पल जो मेनली बार बार पूछे गए हैं,
वो आपको बता दिया गया। क्लियर हो गई इतनी बात? जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो इंट्रा इंटर में कौन मोर स्ट्रांग होगा? इंटर मोर स्ट्रांग होगा। और कौन वीक होगा? इंट्रा वीक होगा। चल अब बस लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा कौन सा? सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर कैसे डिफाइन होता है? एक मिनट बच्चों। सॉल्युबिलिटी का फैक्टर कैसे डिफाइन होता है? जितना ज्यादा मेरा वाटर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेगा, मेरा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो अगर मान लो किसकी बात कर रही हूं मैं? Na पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, और किसकी बात कर रही हूँ? NH4 पॉजिटिव की बात कर रही हूँ। तो दो मेरे पास कटायन है, दो कटायन है, दोनों ही किससे इंटरैक्ट करेंगे? वाटर से इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन जब Na इंटरैक्ट करेगा तो वो किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा? आयन डायपोल इंटरैक्शन दिखाएगा। यही तो होगा मेरे पास, मैंने पढ़ा भी है पहले। लेकिन जब NH4 पॉजिटिव इंटरैक्ट करेगा तो वो कैसे ही दिखाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। कौन सी मोर एक्सटेंड से होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब मेरी सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? NH4 पॉजिटिव की ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर क्या लग रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है इतनी बात? आपको पता चल रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? मान लो ये मेरे पास मॉलिक्यूल है NH4 पॉजिटिव। अब जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो है मेरा पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज इंटरैक्ट करेगा। दिख रहा है ना? एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत ही बढ़िया। सेकंड है हमारे पास, एक हमने देखा है कि वाटर अपना अल्कोहल है, और दूसरा मेरे पास क्या है? CH3O CH3। ऐसे ही हमने एक और एग्जाम्पल देखा है, किस किस का? थर्ड एग्जाम्पल किसका देखा है? अपने वाटर अल्कोहल का। और किसका देखा है? NH अमाइन का देखा है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर इसके पास क्या है? थोड़ा सा मॉलिक्यूल को खोल के लिख लेते हैं। तो होगा क्या मेरे पास? यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसके पास दो लोन पेयर, ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसके पास दो लोन पेयर। तो अब हमने पता था ऑक्सीजन अपने दोनों लोन पेयर से क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, बहुत ही बढ़िया, वाटर मॉलिक्यूल में वो सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन मोर सोल्यूबल कौन होगा? ये जो तीसरा हाइड्रोजन है, ये भी क्या दिखाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गया मतलब मेरा मॉलिक्यूल ज्यादा सोल्यूबल हो गया। इसके पास तो कोई H नहीं है, जो कार्बन के साथ H लगा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये कैसा कार्बन है? ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर ये sp कार्बन होता तब ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कर सकता था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल किस में दिखाएगा? HCN में। ये कैसा है मेरे पास? एक sp मॉलिक्यूल है, sp हाइब्रिड कार्बन है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब मेरे को दिखा सकता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या क्या? अब यहां पर क्या हो रहा है? 1 2 3, ध्यान से देखना, सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहां पर भी देखा जाए 1 2 3, 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हो क्या रहा होगा कि इसके वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही होगी, और इसके वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही होगी। यही हो रहा होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? ये जो O है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? A की तरह। ये जो N है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? A की तरह। ये जो O है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? B की तरह। ये भी क्या है? B की तरह। याद आ रहा है कुछ? AH और B के बीच में इंटरेक्शन। तो सबसे पहले कंपैरिजन किसका होता है? हमारे AA का कंपैरिजन होता है। A कैसा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इसका मतलब इन दोनों में से मेरा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑब्वियसली O बनाएगा। तो कौन मोर सोल्यूबल होगा? O। ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतने सारे फैक्टर्स देखने के बाद मैं इसको बहुत ही आसानी से लिख सकती हूँ। बिल्कुल ट्रू है। क्लियर हो गया? चलो इसी में हम अगला फैक्टर पढ़ते हैं। इसी में हम सॉल्युबिलिटी में ही अगला फैक्टर पढ़ते हैं। किसका? एक कंपाउंड होता है मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जो मैंने अभी आपको दिखाया कैसे बना हुआ था। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? मेरा वाटर मॉलिक्यूल। वैसा ही कुछ यहाँ पर प्रेजेंट था। OH। ठीक है, तो एक में क्या प्रेजेंट है? पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है मेरा सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो वाला, और एक में मेरा ऑर्थो पोजीशन पे ही प्रेजेंट है, उसके फर्स्ट पोजीशन पे ही प्रेजेंट है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? ये क्या है? मेरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल।
और ये क्या है मेरे पास, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है मेरे पास, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ध्यान रखना जो ये है ये क्या दिखाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर सकता है, यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी एक इंटरेक्शन तो पहले से ही हो रही है, कौन सी, हमारी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब जो ऑक्सीजन आएगा उसको कम जगह मिलेगी, अब जो वाटर मॉलिक्यूल आएगा उसको कम जगह मिलेगी, किसकी, इंटरेक्शन करने की। ध्यान से देखो, यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ इंटरेक्शन है और यहां पर कम नंबर ऑफ इंटरेक्शन है, तो कौन मोर सोल्यूबल होगा, ऑब्वियसली मेरा पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी मोर सोल्यूबल देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सेम बात करेंगे अगर हम किसमें, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में, तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बिल्कुल उल्टी होती है। अब हो क्या रहा है, एक मेरा नाइट्रोफिनॉल आएगा, दूसरा नाइट्रोफिनॉल आएगा, ये भी अपने में बिजी है, ये भी अपने में बिजी है, तो आपस में क्या दिखाएंगे, कम इंटरेक्शन दिखाएंगे। कम इंटरेक्शन दिखाएंगे इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर होगा क्या, ये है इंट्रा, ये बिजी नहीं है, ये भी बिजी नहीं है, तो ये आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन दिखाएंगे। समझ में आ गया ना? ऑर्थो वाला अपने में ही बिजी है, ये भी बिजी है, तो बिजी बिजी कम इंटरेक्शन, ये दोनों खाली बैठे हैं, मोर इंटरेक्शन, मोर बातचीत करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसा होगा, पैरा वाले का ज्यादा होगा, ऑर्थो वाले का कम होगा। क्लियर है इतनी बात? फटाफट से बता दो, क्लियर है? सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट सेम ट्रेंड आएगा, सेम ट्रेंड आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी फैक्टर कैसे डिपेंड करता है, ये भी एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर OH ग्रुप ज्यादा है तो वो क्या होगा, मोर विस्कस इन नेचर होगा एज कंपेयर टू जिसके पास OH ग्रुप कम है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, CH3OH, ये लेस विस्कस होगा किससे, हमारे CH2OH से। फिर और ज्यादा विस्कस चाहिए तो एक और OH ग्रुप बढ़ा दो। क्लियर हो गया? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसको क्या बोलते हो आप, ग्लाइकॉल बोलते हो, इसको क्या बोलते हो आप, ग्लिसरॉल बोलते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? वैसे ही सेम काम रहेगा किसमें, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा OH ग्रुप, CH3OH क्या है, वो अल्कोहल, दारू, और लास्ट में क्या है हमारे पास, ईथर। क्लियर है? ये है ईथर और ये क्या है मेरे पास, अल्कोहल, और ये क्या है मेरे पास, वाटर। ठीक है, तो आज तक हम क्या समझ रहे थे कि हम अल्कोहल पी रहे थे, अल्कोहल में हम वाटर को मिला के उसको क्या कर रहे थे, डाइल्यूट कर रहे थे। लेकिन आज पता चला हमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि अल्कोहल लेस विस्कस है, उसका गाढ़ापन क्या है, कम। ये क्या है, विस्कोसिटी आखिरकार होती है क्या, डिग्री ऑफ फ्रिक्शन। डिग्री ऑफ फ्रिक्शन, दो लिक्विड लेयर के बीच में जितना ज्यादा फ्रिक्शन है वो उतना विस्कस होगा, वो उतना गाढ़ा होगा। कोई सब्सटेंस पतला है, बहुत ही हल्का है, तो क्या बोलेंगे उसको कि वो लेस विस्कस है। क्लियर है? तो आज तक हम क्या कर रहे थे, अल्कोहल में पानी डाल रहे थे, बोल रहे थे डाइल्यूट हो रहा है, तो वो डाइल्यूट हो रहा था क्या, नहीं, वो तो और ज्यादा क्या हो रहा था, विस्कस इन नेचर हो रहा था। तो आज के बाद क्या करोगे, अल्कोहल में नो वाटर, कुछ नहीं मिलाओगे, नीट पियोगे। क्लियर हो गई इतनी बात? क्योंकि वो पहले से ही क्या है, लेस विस्कस इन नेचर है। क्लियर है? नहीं, क्या मजाक चल रहा है? सीरियसली नहीं लेना है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जितना ज्यादा OH ग्रुप ज्यादा हो जाएगा हमारा विस्कोसिटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल आप याद रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट इनकेस पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका सरफेस टेंशन भी क्या होगा, ज्यादा। अब देखते हैं क्या होगा हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट दो तरीके से काम करता है, एक करता है इंटर और एक करता है इंट्रा। अब अगर मेरे पास इंटर वाली ज्यादा है, ध्यान रखना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पूरा लिखने में बहुत तकलीफ हो रही है पर क्या करें, लिखना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे मतलब उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? बॉन्ड एनर्जी यही होती है, जितना ज्यादा इंटरेक्शन, उसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगे वही बॉन्ड एनर्जी है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी मतलब उसको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कहीं पे इंटरमोलिकुलर हो रही है तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एज कंपेयर टू जहां पर इंट्रामोलिकुलर हो रही है। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया है, इसको बार बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि इंटर वाले की हमारी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंट्रा वाला।
क्लियर हो गया? क्लियर हो गया इतनी बात? चलो, एक ट्रेंड आता है, आपको एक्सेप्शन करके इसको लिख लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना। कौन सा होता है? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17। ग्रुप 15, 16, 17। तो देखो होना क्या चाहिए था, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा था हाइड्राइड्स में हमारा वेंडरवॉल लग रहा था आसानी से, और मेरी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग भी क्या हो रही थी? ज्यादा हो रही थी। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो रहा था। तो होगा क्या, असल में होना था कि SbH3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, उसके बाद AsH3 आता, उसके बाद PH3 आता, और लास्ट में क्या आता? मेरा NH3। ये मेरा एक्सपेक्टेड ट्रेंड मैं जो फॉलो कर रही थी, जो वेंडरवॉल से पढ़ने पे आ रहा था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो NH3 है वो क्या दिखाता है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के कारण होता क्या है? वो SbH3 से पहले आ जाता है, और लास्ट में कौन आता है? मेरा AS, और लास्ट में आता है। क्लियर हो गया? तो वो जो लास्ट में आना चाहिए था वो लास्ट में नहीं आता, वो मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा के आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? एक्सपेक्टेड कुछ और था बट आ कुछ और है। सेम बात फॉलो होगी किसमें? हमारे 16 ग्रुप में। तो ये वाला ट्रेंड मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन होता क्या है, ये और अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, और इसमें जो H2O होता है वो सबसे आगे आ जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम फॉलो होता है किसमें? HF। I का सबसे ज्यादा, Br का, फिर उसके बाद HCl का। होना क्या चाहिए था? HCl के बाद क्या आना था? HF का, बट उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है तो आगे आ जाता है। ध्यान रखना, इसमें सबसे आगे आ जाता है किसमें? H2O और HF में। एक जैसा ही मार्क कर देते हैं। H2O और HF में सबसे आगे आ जाता है, लेकिन NH3 सेकेंड नंबर पे ही आता है। वो इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा पाता एज कंपेयर टू H2O और HF। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी क्या होती है मेरे पास? कि कोई मॉलिक्यूल कितना जल्दी अपने लिक्विड फॉर्म से किस में बदलना चाहता है? वेपर फॉर्म में। तो कोई मॉलिक्यूल कितना जल्दी गैसियस में बदलना चाहता है, वही होता है मेरी वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी गैसियस में कैसे बदल सकते हैं? एक, खुद बदल जाए, टेम्परेचर प्रोवाइड ना करना पड़े। दूसरा, हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, वो किस में बदल जाए? लिक्विड से गैस फॉर्म में चला जाए। यही तो दो कंडीशन है हमारे पास। देखो हो क्या रहा है, अगर मेरे पास कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और एक हो रही है मेरे पास क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसका हमारे को बॉन्ड एनर्जी तोड़ने में आसानी होगी, वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। इंट्रा वाले में ऑलरेडी क्या था? एक मॉलिक्यूल बिजी था, अपने अंदर ही बिजी था। ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या था? अपने अंदर ही बिजी था। तो इसमें जो इंटरेक्शन थी वो क्या थी? कम थी। इंटरेक्शन लेस थी, उसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रही थी वो भी क्या थी? कम थी। एनर्जी कम थी, इसका मतलब वो खुद वेपर में चेंज होना चाहता है। ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, बिजी वाला मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। इसका मतलब वो मोर वोलाटाइल इन नेचर होगा। क्लियर है? जो जितनी जल्दी वेपर में बदल जाए, जो जितनी जल्दी इंट्रैक्शन तोड़ दे, वो क्या होता है? वोलेटाइल इन नेचर होता है। तो अब उल्टा ट्रेंड हो जाएगा किसका? हमारे इंटर और इंट्रा का। बॉइलिंग पॉइंट का अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे कि इंटर वाले का ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, और वोलेटिलिटी में क्या पढ़ते आ रहे हैं हम? कि वोलेटाइल इन नेचर वो ज्यादा होगा जो इंट्रा वाला दिखाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्या है अब हमारे पास? मॉलिक्यूलर वेट। देखो हमने किया क्या, हम CH3OH का वेट ले रहे थे। वेट ले रहे थे, इसका मॉलिक्यूलर वेट असल में कितना आना चाहिए था? 60 आना चाहिए था। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा था? 120 आ रहा था। ध्यान रखना कितना आ रहा था बच्चों? 120 आ रहा था, जिससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। हमने फिर बाद में क्या लगाया? इस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाया। हमने बाद में देखा कि जो हमारा ये CH3OH था, ये किस तरीके से प्रेजेंट था? ये एक डायमर की फॉर्म में प्रेजेंट था। कैसे प्रेजेंट था बच्चों? डायमर। यहाँ पर इतनी इतनी तगड़ी, मतलब इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, जिसकी वजह से ये सिंगल हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था? ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करने के चक्कर में ही इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा था? 120 आ रहा। क्लियर हो गई इतनी बात? सेम फॉर्मूला फॉलो होगा किसके लिए? H3BO3 के लिए, बोरिक एसिड के लिए। बोरिक एसिड के लिए ये भी किस फॉर्म में मिलता है हमको? ट्राइमर की फॉर्म में मिलता है। क्लियर हो गया? तो इसका भी हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या आता है? ज्यादा आता है।
जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, चल बहुत ही बढ़िया। अब हमारी बस लास्ट फिजिकल स्टेट बच गई है। लास्ट फिजिकल स्टेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक होता है आइस और दूसरा होता है मेरे पास वाटर। एक होता है मेरे पास आइस और दूसरा होता है मेरे पास वाटर। देखा जाए तो आइस कैसा है, सॉलिड, और वाटर कैसा है मेरे पास, लिक्विड। यही है मेरे पास। तो एक है सॉलिड और दूसरा क्या है मेरे पास, लिक्विड। सॉलिड की डेंसिटी देखी जाए तो वो कैसी होती है, हाई। सॉलिड की डेंसिटी देखी जाए तो कैसी होगी बच्चों, हाई। लेकिन लिक्विड की डेंसिटी देखी जाए तो वो कैसी होगी, लो। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, हो क्या रहा है कि एक्सपेक्टेड था हाई हाई हो, ये क्या है मेरे पास एक्सपेक्टेड, लेकिन होता क्या है असल में उसकी डेंसिटी हो जाती है लो। क्योंकि आपने देखा है कि पानी में अगर आप बर्फ डालते हो तो बर्फ ऊपर तैरने लगता है, वही क्या है सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मेरी डेंसिटी वो आइस की क्या है लो। तो हो क्या रहा है असल में, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल जब आइस फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो कैसी बॉन्डिंग दिखाता है, वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या करता है वो, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। चलो बना के दिखाते हैं थोड़ा ठीक से। क्या है मेरे पास, ये है वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। क्लियर है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। कुछ इस तरीके से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने लगता है। क्लियर है इतनी बात, तो कुछ इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो वो बनाता क्या है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जब वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिख रहा है आपको कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। दिख रहा है ना, ये पूरा होल लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, कितना ज्यादा यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हमेशा आइस की डेंसिटी डिक्रीज रहेगी या कब कैसे क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। हमारे पास क्या होता है, आइस किस में प्रेजेंट होता है, 0 डिग्री में प्रेजेंट होता है। जब आइस वाटर फॉर्म में बदल जाता है तब भी कब क्या प्रेजेंट होता है, थोड़ी देर के लिए 0 डिग्री में फॉर्म होता है। तब यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज डेंसिटी होती है। लेकिन जब वो कहाँ पहुंच जाता है, 4 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब उसकी डेंसिटी यहाँ पर क्या रहती है, मैक्सिमम डेंसिटी रहती है। डेंसिटी इसका मतलब क्या हुआ, पहले डिक्रीज थी, वाटर बनने के बाद इंक्रीज हो गई। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड किया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करने लग गए, ब्रेक करने लग गए। जब मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लग गया तो मेरे मॉलिक्यूल्स पास पास आने लग गए। ध्यान दो, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करने लग गया तो मॉलिक्यूल अब क्या हो गए, पास पास आने लग गए। पास पास आने लग गए इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और डेंसिटी क्या हो गई उसकी, इंक्रीज हो गई। क्लियर है, तो 4 डिग्री पे डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों, मैक्सिमम हो जाती है। अब क्या होगा, 4 डिग्री के बाद वो अब क्या होने लगता है, गैसेस फॉर्म में बदलने लगता है। वो क्या करने लगता है, एक्सपैंड करने लगता है। अब जो मॉलिक्यूल पास पास आए थे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के, वो वापस क्या हो जाते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं। वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो गया, डेंसिटी फिर से डिक्रीज हो गई। तो जब गैसियस फॉर्म बनता है वो, तो वापस से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो समझ आया आपको कि आइस आपका क्यों लेस डेंसर होता है। लेस डेंसर इसलिए होता है क्योंकि वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दिख रही है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ये 4 तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एक ही केज लाइक स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों, तो यहाँ पर हमारा पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी क्लियर होता है।